This lecture is in continuation with the previous one, in which we were discussing about the microorganisms which are distributed in aquatic environment. If we talk about the distribution of microorganisms in aquatic environment, then it includes all the bodies of water, that means fresh water, marine environment, and the estuaries as well. So first of all, we'll see the microorganisms in coastal ecosystem. एंड इन कोस्टल इकोसिस्टम, जब हम मरीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, उन कोस्ट्स की जो आपका रिवर एंड हो रहा है और आपकी ओशन की जो बॉडी है या सी है वो स्टार्ट हो रहा है, उस एक जगह को द माउथ ऑफ द रिवर एंड द ओपनिंग ऑफ द सी इज़ नोन एज एस्चुरी. ठीक है, तो हम सबसे पहले, क्योंकि वो पड़ेगा आपके मरीन एनवायरनमेंट में, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. सो एस्चुरी is a semi-closed region where a river meets the sea. They are defined by tidal mixing between fresh water and salt water. Microbes that inhabit estuary are halotolerant. Halotolerant microbes which are different from halophilic. Halophilic environment में रहने वाले organisms different होते हैं, और halotolerant से मुराद के halotolerant microbes can withstand significant changes in salinity, whereas halophilic microorganisms have an absolute requirement of high salt concentrations. The difference between halophilic and halotolerant is that estuary में, यानी जहाँ पे आपके पास fresh water और marine water यानी salt water दोनों mixing हो रही है, जहाँ पे वहाँ पे ऐसे organisms मौजूद होते हैं जो इस salt की change को क्या कर सकें, bear कर सकें, उसको बर्दाश्त कर सकें, उस pH को resist कर सकें. सो उनको हम कहेंगे हेलोटॉलरेंट, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम हेलोफाइलिक इन दिस वे कि हेलोफाइलिक ऑर्गेनिजम्स की बिल्कुल एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की, और बीनीथ दैट कॉन्सेंट्रेशन दे आर नॉट लिविंग. ठीक है, तो इसलिए हेलोटॉलरेंट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस सॉल्ट यानी सैलिनिटी को जो सी की आ रही है, और क्योंकि वो फ्रेश वाटर से होते हुए आ रहे हैं, तो वो उस पीएच को रेजिस्ट कर सकें या उसमें अपने आप को अडेप्ट कर सकें एंड लिव अकॉर्डिंगली. सो द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर कमिंग फ्रॉम रिवर, it causes changes in the microbial population of the estuary. One such phenomena is red tides, which is actually harmful due to the excessive growth of microbial life that causes the water to become pink or red. जिसको रेड टाइड्स, अभी आप लोगों को मैंने जब प्रोटेस्ट पढ़ाया था उसमें भी आप लोगों को याद होगा, मैंने इसको इंक्लूड किया था. रेड टाइड्स एक्चुअली हैं क्या, ये एल्गल ब्लूम्स कहलाती हैं. यानी जब किसी एक स्पीशी की, एल्गी के स्पीशी की, जो रेड और ब्राउन एल्गी आपके पास, उस स्पीशी की ओवर ग्रोथ हो जाए वाटर में because of the nutrients which are available for or which are favorable for the growth of that particular species, तो उससे क्या होता है, जब वो ओवर ग्रोथ हो जाती है तो वो दूसरी तमाम स्पीशीज़ को क्या कर देती है, उनकी ऑक्सीजन कंटेंट को लिमिट कर देती हैं या काट देती हैं, क्योंकि ये यूट्रॉफिक हो जाती है. यानी लेक या रिवर या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर इनकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी, और सारी ऑक्सीजन, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होती हैं, तो ये ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से, और जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है बीनीथ दैट लेवल वो नहीं हो पाएगी, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे मे डाई. ठीक है, सो इस वजह से जो एल्गल ब्लूम्स हैं ये आपको ज़्यादा नज़र आएंगे. क्यों? क्योंकि रिवर के अंदर हम तमाम जो आपकी इंडस्ट्री का लोड है या आपकी पूरी जो म्यूनसिपल सिस्टम का लोड होता है वो सारा इस पे जाकर गिरता है, और या सी के कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक जो होते हैं उधर, तो ये सारा लोड वो लेकर आते हैं, और जब वो एस्चुरी में गिरता है तो उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी की, जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन से आ रहा है, तो उस वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो सकती है. दे आर ऑल्सो कॉज्ड बाई, जो ये रेड टाइड्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉज्ड बाई डायनोफ्लैजिलेट्स. Dinoflagellates also produces potent neurotoxin which is responsible for paralytic shellfish poisoning.
एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमन्स इफ़ दे कंज्यूम दोज शेलफिश. अगर वो शेलफिश ह्यूमन्स कंज्यूम कर लें तो उनके अंदर भी ये न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पॉइजनिंग पैदा कर सकता है. फिर हम आते हैं माइक्रोबियल लाइफ इन ओपन सी. ओपन सी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास किस तरह की इन्वायरमेंट होती है. न्यूट्रिएंट लेवल्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली लो इन द ओपन सी बिकॉज इट इज़ अनअफेक्टेड बाय रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड टेरेस्ट्रियल रन ऑफ. ओपन सी जो है आपको पता है ऐसा एक वाटर बॉडी है जो ठहरी हुई है. ठीक है, इसमें कोई रिवर नहीं आ रहा, स्ट्रीम नहीं आ रहा, कोई और चीज़ अभी इंक्लूड नहीं हो रही. ये वही पानी है जो मुस्तकिल इसी में टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये एक टाइट लूप के अंदर जो है ये चल रहा है. तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का लेवल जो है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स जहाँ पे आपके पास इंडक्शंस हो जाती हैं डिफरेंट उसकी डिफरेंट सोर्सेज से, उनके अलावा और लोड जो आपका इंडस्ट्रियल लोड है या दूसरा वेस्ट वाटर में डाल रहे होते हैं वो सब डिफरेंट होता है. तो इस वजह से ओपन सी के न्यूट्रिएंट लेवल जो हैं वो बहुत एक कह लें आप टाइट लूप में चलते हैं, यानी बिल्कुल रिजर्व्ड होते हैं. और द फोटिक जोन, यानी फोटिक जोन आपके पास कौन सा जोन होगा जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, तो दैट इज़ अबाउट 200 to 300 मीटर्स in which the light is penetrable in the layers of water. So the phytoplankton that includes in that area 200 से 300 मीटर के अंदर, that includes cyanobacteria which is the key source of carbon fixation, which means that they are capable of photosynthesis. Genera Prochlorococcus and Syncococcus of cyanobacteria, they are responsible for most of the photosynthesis, and these both genera are the representative organism of phytoplanktons in open sea. Microorganisms in open sea, they play a vital role in ecosystem of the open sea. ओपन सिस्टम कैसे होगा, जैसे आपने देखा होगा फूड चेन होती है हमारे पास. नॉर्मल इकोसिस्टम में हम फूड चेन को फॉलो करते हैं. इसमें हम माइक्रोबियल लूप जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मरीन लाइफ इन ओपन सी. ठीक है, वो किस तरह से है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत वाइटल रोल है. यही उन न्यूट्रिएंट्स को जो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर है या पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर, डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर से मुराद वो ऑर्गेनिक मैटर जो एक्सुडेट्स होती हैं, यानी जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से एंजाइम्स या कोई भी चीज़ जो है ऑर्गेनिक मटेरियल की वो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर. वो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या मैटर होता है. और वो मैटर जो डिज़ोल्व नहीं होता, जिसमें आपके पास डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए डेड, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर. सो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत वाइटल रोल है. वाई? बिकॉज दे आर the nutrition or the consumption of primary producers, decomposers and primary consumers all depend on the microbial life. ये एक कॉमन पूल ऑफ डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर को सब के सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और जिसको माइक्रोब्स ही कंज्यूम कर रहे होते हैं. सारी आपकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलकर इसको इस माइक्रोबियल लूप में शामिल है. जैसे आप ये देखें कि ये जो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर ये कहाँ से आ रहा है, ये टर्शरी कंज्यूमर्स यानी जो फ़िश या जो भी आपके बड़े मरीन एनिमल्स मौजूद हैं उनकी जो एक्सुडेट्स हैं, यानी वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर रिलीज़ करते हैं वो डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में और डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगी. इसमें ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स भी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सब के सब इनकी जो भी एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं अपनी बॉडी से वो सारा का सारा डिज़ोल्व हो रहा है पानी में. उनको कौन कंज्यूम कर रहा है इस डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर को? इसको कंज्यूम कर रहे हैं प्रोटिस्ट यानी सीलिएट्स. सीलिएट्स और क्या कंज्यूम करते हैं? बैक्टीरिया और वायरसेस. अब वायरसेस इस लूप में किस तरह से हेल्पफुल हैं कि वायरसेस जो हैं दे अटैक बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट हेयर इन वाटर
और जब वो इनके ऊपर अटैक करते हैं तो इनकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन बैक्टीरिया को ये दूसरे प्रोटिस्ट भी कंज्यूम कर रहे हैं और इन्हीं प्रोटिस्ट को दूसरा प्रोटिस्ट भी, यानी अगर ये इसको फॉर सपोज ये यूग्लिना है तो उसको सिलिएट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। फिर इन दोनों को कौन कंज्यूम कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि जूप्लैंक्टन है, ठीक है। और इनको कौन कर रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी जो फ़िश हैं जो छोटी फ़िश खाती हैं, और इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो बड़ी फ़िश हैं जो इन फ़िश को खाती हैं वो कंज्यूम करी। इस तरह से ये माइक्रोबियल लूप चल रहा है, यानी जो न्यूट्रिएंट का लेवल है वो इस तरह से बैलेंस हो रहा है ओपन सी में, ठीक है। ओपन सी में जो न्यूट्रिएंट का लेवल है, यानी न्यूट्रिएंट लेवल कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे, वो इस तरह से अवेलेबल होंगी तमाम लाइफ को जो भी वहाँ पे मौजूद है, ऑर्गेनिक माइक्रोबियल लाइफ या सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर सब के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले हम देख लेते हैं बेंथिक जोन। बेंथिक जोन हमारे पास क्या है? बेंथिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिल्कुल बॉटम रीजन में, यानी जो आपके पास आप कह रहे हैं वाटर सी बेड है उसके ऊपर जो मौजूद हैं माइक्रोबियल इनहैबिटेंट्स इन द वेरी बॉटम रीजन ऑफ द वाटर, they are referred to as benthic organisms. This is the richest region of an aquatic system in terms of numbers and kinds of organisms, and many aquatic microorganisms inhabit the gut of marine animals, which is another richer habitat, even a richer habitat for microorganisms to live in, ठीक है। मेजॉरिटी जो अब तक डिस्कवर हुई, आपको बताया कि ये जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल सी बेड के ऊपर हैं, इनकी यानी जो डिस्कवरी है वो इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं हुई ये वाली साइड, और इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स अभी तक कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, जिसमें से द मेजॉरिटी रिकवर्ड आर ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि इधर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होती है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया लिविंग है वो एनएरोबिक, फैकल्टेटिव एनएरोबिक, दैट मीन्स दे डोंट, कि इसका मतलब यही हुआ कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकते हैं। इस कॉमन जेनरा जो इसमें इंक्लूड है दैट इंक्लूड्स वाई प्रोटियोबैक्टीरिया, और इसमें जो जेनरा है वो है शिवोनेला, फोटोबैक्टीरियम, कॉलवेलिया, मोरिटेला एंड साइक्रोमोनास, ठीक है। इसके बाद आपके पास मिक्सिंग ऑफ वाटर जो है, जो सी लेवल की अगर हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय विंड, टाइड और करंट accomplishes some redistribution of the microbial flora. This is a phenomenon which is known as upwelling, which occurs in ocean, and water rises from a deeper to a shallower you can say area, usually as a result of divergence of offshore currents of wind. In this process, the bottom water carries with it a rich supply of nutrients that are delivered to the surface region. अपवेलिंग आपके पास क्या है? अपवेलिंग वो होती है जैसे टाइड्स आ गई, आपकी जो आपकी एयर है या आपकी विंड है उसके चलने की वजह से जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करती है, मिक्सिंग कर देती है, नीचे वाला वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे। जब नीचे से वाटर ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऊपर सरफेस वाले वाटर पे या शैलोअर वाटर पे आना शुरू होंगी, और जिसकी वजह से मिक्सिंग हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अपवेलिंग। Upwelling occurs off the coasts of California and Peru and is responsible for the high productivity of these regions. Geothermal vents also contribute to the total nutrient budget of the ocean. It has been calculated that vents such as the one near the Galapagos Islands account for most of the nutrients dissolved in oceans of the world. Prior to discovery of these vents, oceanographers were unable to account for nutrients on the basis of precipitation, input from rivers and streams and other obvious sources.
Another interesting features of the oceans is the gyre, large spiraling surface currents in the ocean that tends to aggregate and retain nutrients, waste and microorganisms. Gyres have only been appreciated in recent years through the use of satellite imagery. इसके अलावा आपके पास जो अपवेलिंग के अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, आपको बताया मैंने कैलिफोर्निया और पेरू में ये प्रोडक्टिविटी होती है इन रीजन्स की, और जियोथर्मल वेंट्स जो गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से ये डिस्कवरी हुई है कि उधर से पूरे वर्ल्ड के ओशन में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसलिए और एक और फिनोमेना है जायर्स, यानी जो भंवर होती है वाटर के अंदर, जो एक सर्कुलेटिंग वाटर का वर्लपूल बन जाता है, उसकी वजह से भी नीचे का जो न्यूट्रिएंट लेवल है या नीचे के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिक्सअप हो जाते हैं ऊपर वाले सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। सो दीज ऑल आर द यू कैन से कॉन्ट्रीब्यूटिव forces towards microbial distribution and nutrient distribution in the open sea, ठीक है। और ये जायर्स वाली बात जो है, दे आर रिसेंट ईयर्स में इसको सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू जो है देखा गया। देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, they all are included in fresh water and they can be classified as either lotic system। lotic system में आपके पास क्या है, जो फ्री रनिंग वाटर है, जिसमें स्ट्रीम्स हैं, ज़्यादातर रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, जो बहता हुआ पानी है, जिस फ्लोइंग है, उसको हम लोटिक कहते हैं। और लेंटिक सिस्टम जो फ्री स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें आपके पास पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, मार्शेज़ हैं, बहुत ब्रॉड स्लो मूविंग रिवर्स हैं, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। लेंटिक सिस्टम्स जो हैं, इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है ऑटोट्रॉफिक होती है ज़्यादातर। लेंटिक सिस्टम क्योंकि फ्री स्टैंडिंग होता है तो आपके पास जो आप लाइट का सोर्स है वो मौजूद होता है और काफ़ी डीप जा सकता है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स दोज विच आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर फाउंड इन दिस लेंटिक सिस्टम। जबकि लोटिक सिस्टम में क्योंकि फ्लोइंग वाटर है और मुस्तकिल बह रहा है, तो उसका जो आपके पास मेटाबॉलिज्म या उसमें न्यूट्रिशन या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। मोस्ट रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैव हेल्दी बेंथिक कम्युनिटीज ऑफ अटैच्ड माइक्रोब्स दैट फॉर्म बायोफिल्म्स कंज्यूम्ड बाय इनवर्टिब्रेट्स एंड अदर ग्रेजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो रिवर्स और स्ट्रीम्स में इनके पास भी बेंथिक कम्युनिटीज़, यानी जो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल है आपकी वाटर बॉडी का, उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं सरफेस के साथ और बायोफिल्म्स बनाते हैं, जो कि कौन कंज्यूम करता है, इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे ग्रेजिंग ऑर्गेनिजम्स। शैलो रिवर्स और स्ट्रीम्स में जो बायोफिल्म्स हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय डायटम्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम। बायोफिल्म्स दैट कंसिस्ट प्राइमरीली of heterotrophic microbes are important sources of degradation and mineralization। अब इसमें अगर हम लेक्स की बात करें तो लेक्स में आपको हम दो मेन रीजन में लेक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये लेंटिक सिस्टम है। लेंटिक सिस्टम में हमारे पास जो रीजन है उसको हम दो रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन विच इज़ द आप कह सकते हैं शोर के साथ, शोर लाइन है, यानी जहाँ पे ये आपका लैंड और आपकी वाटर बॉडी मीट कर रही है, तो उसका जो बिल्कुल ओपनिंग वाला हिस्सा है, दैट इज़ नोन एज लिटरल जोन, इसको हम लिटरल जोन कहेंगे। और जो मिड जोन है, जो बीच वाला, दैट इज़ नोन एज पेलाजिक जोन। ठीक है, यही टर्म्स आप मरीन सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिटरल रीजन इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाय द डेप्थ ऑफ द फोर्टिक जोन, यानी फोर्टिक जोन कितनी डेप्थ में है, इससे भी हम लिटरल रीजन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी जितना जहाँ तक आपके पास डेप्थ है, लाइट की पेनिट्रेशन है, उतनी हद तक आप उसके मुताबिक जो है आप लिटरल कम्युनिटीज़ जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द टू जोन्स हैव डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल कम्युनिटीज़, यानी जो ऑन द सरफेस या ऑफशोर के साथ हैं, इनकी माइक्रोबियल कम्युनिटी, और जो बीच वाले सिस्टम है जो ज़रा डीप में है, उनकी जो है बिल्कुल डिफरेंट माइक्रोबियल कम्युनिटी होगी। अब जब मैं अगर इसकी बात करूँ, अगर इस पिक्चर की
तो द फर्स्ट वन ये एक डीप लेक है, ठीक है। इस डीप लेक में दिस वन इज़ द लिटरल जोन, दिस इज़ द सेंट्रल और पेलाजिक जोन। ये जो फर्स्ट आपको ये लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ द बायोफिल्म, सरफेस बायोफिल्म। अच्छा, डीप लेक और शैलो लेक में डिफरेंस यही है कि इसका फोटिक जोन और इसका फोटिक जोन बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्योंकि पानी कम है, शैलो लेक है, तो लाइट की पेनिट्रेशन पूरी जोन के अंदर है, इसलिए इसमें हम इन 3 जगहों पे इसको डिवाइड नहीं करेंगे। जबकि जो डीप लेक है, जो जहाँ पे नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ द डीप लेक, इसमें हम इसको मज़ीद जो आपका पेलाजिक जोन है, इसको मज़ीद एरियाज़ में डिफ़ाइन करेंगे। वो एरियाज़ क्या हैं? जो पेलाजिक कम्युनिटी है वो इस तरह से डिफाइंड है कि द फर्स्ट वन, दिस वन इज़ द बायोफिल्म सरफेस, ठीक है। इसके बाद जो ये फर्स्ट लेयर है यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस ब्लू लाइन के ऊपर, दिस इज़ एपिलीनियम, ठीक है। दिस ब्लू लाइन विच इज़ इन बिटवीन द लोअर रीजन ऑफ the water and the upper region, it is known as metalimnium. And this line, this is actually a thermocline. वो मैं अभी आपको बताती हूँ thermocline क्या है। और ये वाला रीजन जो है ये हाइपोलिनियन है, हाइपोलिनियन। इनका डिफरेंस क्या है कि डीपर लेक्स में जो आपके पास पेलाजिक जोन है, ये क्योंकि फोटिक जोन यानी लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो कुछ हद तक रहेगी, तो इसीलिए इसकी जो थर्मली ये हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेम्परेट रीजन में जो अपर लेयर है, इट इज़ नोन एज एपिलिनियम, इट बिकम्स वार्म्ड एंड ऑक्सीजन इज़ एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। यानी इस वाली रीजन में जब लाइट की पेनिट्रेशन मौजूद है तो ये क्या करेगी, इस वाटर बॉडी को हीट अप करेगी, ठीक है। इसके हीट अप करने से यहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज भी होगा और ये बॉडी वार्म भी हो जाएगी एटमॉस्फेयर के साथ। द मिड रीजन जो थर्मोक्लाइन की वजह से, इट इज़ नोन एज मेटालिनियम, दिस वन इज़ नोन एज मेटालिनियम। ये एक बैरियर है किसके दरमियान, ये अपर और लोअर बॉडी वाटर मासेस को मिक्सिंग के दरमियान ये एक बैरियर मौजूद है। और ये लोअर रीजन जो है ये हाइपोलिनियन है, जो कि ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन है, एनॉक्सिक आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन इतनी मौजूद नहीं है, तो उसी मुताबिक इनकी माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। यानी यहाँ पे आपको ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे और यहाँ पे आपको एनएरोब्स नज़र आएंगे, ठीक है। थर्मोक्लाइन हमारे पास, थर्मोक्लाइन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक मास ऑफ वार्मर वाटर फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ कूलर वाटर। जो नीचे वाटर है ये कूलर होता है और जो ऊपर वाटर होता है जो सनलाइट के नज़दीक होता है वो आपके पास वार्मर होता है। ये दो वाटर जो हैं वो उस वक्त तक सेपरेट रहते हैं जब तक कि कोई ऐसा सोर्स इन वाटर को सब्सटेंशियली मिक्स ना कर दे। अब वो सोर्स क्या हो सकता है, कोई सीवियर स्टॉर्म है जो टेम्परेट क्लाइमेट्स में आ सकता है, या ऑटम की वजह से जिसमें वेदर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। तो जब टेम्परेचर फॉल होगा तो ये क्या होगी, इन दोनों वाटर की मिक्सिंग हो सकती है। तो ये रीजन इज़ नोन एज थर्मोक्लाइन। तो ये मेटालिनियन है जो एक एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है, इसके नीचे थर्मोक्लाइन है, यानी ये ऊपर वाला तमाम वाटर जो है वो वार्म है एज़ कम्पेयर टू दिस लोअर वाटर, और ये इनको मिक्सिंग होने नहीं देगा, ठीक है। सो दैट्स वाई देयर माइक्रोबियल लाइफ इज़ ऑल्सो डिफरेंट। नाउ इफ यू लुक एट यू कैन से अ शैलोअर लेक, तो इसमें आप देखें इस तरह की कोई हमारे पास स्ट्रेटिफाइड वाटर बॉडी नहीं है। जैसे हम इधर देख रहे हैं एपिलिनियन है, मेटालिनियन एंड देन थर्मोक्लाइन एंड देन हाइपोलिनियन, इधर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इधर क्योंकि लाइट जो है वो ऑलमोस्ट पेनिट्रेबल टिल द बेड ऑफ द लेक, तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिटीज़ भी जो है वो डिफरेंट होंगी। कैसे कि अपर लेयर सपोर्ट्स रिच डाइवर्सिटी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स which can deplete nutrients, and just the opposite case is the hypolimnion, वो इस वाले की बात हो रही है, which become anoxic, dark, cold and limits the microbial growth. And if we talk about here, तो ये जो है आपके पास सारा ऑटोट्रॉफिक
बेंथिक कम्युनिटी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मिक्स्ड है, मिक्स्ड कॉलम है क्योंकि लाइट जो है वो तकरीबन ऊपर से नीचे तक सेम लेवल पर पेनिट्रेट हो रही है। तो आपको यहाँ नज़र भी आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक, आपके पास जो कम्युनिटी है यानी प्लांट्स की हो गई, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस डीप लेक, ठीक है। सो इट डजेंट हैव एनी स्ट्रेटिफाइड वाटर कॉलम एज़ कम्पेयर टू अ डीप लेक। और यहाँ पे अब हम क्या कह सकते हैं कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो दैट डिफ़र इन फ्रेश वाटर। अगर हम लेक की ही बात करें तो डीप लेक में आपके पास माइक्रोबियल कम्युनिटी डिफरेंट होती है और शैलो लेक में आपके पास माइक्रोबियल कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज द लाइट पेनिट्रेशन इज़ डिफरेंट इन टू वाटर बॉडीज़। नाउ लेट्स टेक अ क्विक recap. Most water on the earth's surface is marine, which is 97%, and the majority of this is cold, which is about 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड और बहुत हाई प्रेशर पे होती है। फ्रेश वाटर जो है वो माइनर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी अर्थ बायोस्फीयर का। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट जो है वाटर सरफेसेस में दैट डिटर्मिन्स द डेप्थ ऑफ द फोटिक जोन, और वार्मिंग द सरफेस वाटर्स कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है आपके पास? वो वाटर बॉडी जो दो यानी वार्मर वाटर जो है वो फ्लोट कर रहा है कूलर वाटर के ऊपर, और जिसकी वजह से दोनों वाटर मिक्सअप नहीं हो रहे उस वक्त तक कि जब तक कि कोई ऐसा इवेंट जैसे स्टॉर्म है या जायर्स हैं वो उनको मिक्स ना करें। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर बॉडी। व्हाट आर दे? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टेम्परेचर, लाइट, pH, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और सैलिनिटी, दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ वाटर बॉडी। इसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट है डिफरेंट सरफेस वाटर्स में, यानी मरीन एक्वेटिक सिस्टम अलग है, उसमें बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, उसमें न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज है वो भी टाइट लूप के तौर पर है, वहीं के वहीं हो रहा है, उसमें कोई एक्सटर्नल आपके पास शामिल नहीं हो रहा एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर जहाँ रिवर है वहाँ पे मुस्तकिल आपके एटमॉस्फेयर के साथ भी और टेरेस्ट्रियल आपके पास जो है आप कह लें बॉन्डिंग है, तो वहाँ से आपके पास न्यूट्रिएंट्स जो है वो मुस्तकिल इनपुट हो रहे होते हैं फ्रेश वाटर में, तो उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल और ओपन सी का, एस्चुरी का बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। दीज आर द सोर्सेज विच आई हैव टेकन the pictures and all the content from these two sources, and now your course have been ended. Inshallah, we'll see in a live session. Thank you so much.